तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हुए हमारा आज का जो हम कर रहे हैं वो पेज लेआउट है। पेज लेआउट का मतलब है जो पेज अभी आपको दिख रहा है इस पेज की सेटिंग करना, यानी कि इस पेज को हमें इसमें कितना मार्जिन रखना है और हमारा टेक्स्ट एरिया कितना होना चाहिए, जिसमें हम वर्किंग एरिया जिसको हम कहेंगे, जिसमें हम डेटा लिखेंगे, और इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है, ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है पेज लेआउट के अंदर होता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसमें कोई भी डेटा अगर मैं लिख रही हूँ, तो हमने कोई डेटा लिखा, ठीक है। अब इसका हमें सबसे पहले देखना है कि अगर हमें इस पेज को प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने के लिए ये पेज हमें एज इट इज़ वैसे ही दिखना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इसमें होम पे जाते हैं, तो होम पे मतलब जब यहाँ पे ये रीडिंग मोड आता है तो ये रीड मोड होता है, उसके बाद ये प्रिंट लेआउट मोड होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेज को हमेशा प्रिंट लेआउट मोड पे रखना है, यानी कि व्यू के अंदर प्रिंट लेआउट मोड हमेशा प्रिंट लेआउट मोड के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, क्योंकि प्रीव्यू हमारा कैसे आ रहा है। जैसे अगर हम प्रिंट में जाते हैं, प्रिंट में जाएगा तो इस तरह से ये प्रीव्यू दिखा रहा है। इसमें ये चारों तरफ जो ये वाला पेज है वो पेज हमारा ये चारों तरफ छूट रहा है। ये जो चारों तरफ जो पेज हमारा छूटा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मार्जिन। मार्जिन इसलिए है कि बिल्कुल पेज के एकदम स्टार्टिंग कॉर्नर से ही हम लिखना स्टार्ट नहीं करते, उसके चारों तरफ हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। इस स्पेस को मार्जिन बोला जाता है। और मार्जिन हो गया और बीच में हमारा टेक्स्ट आ रहा है, तो हमारा ऑलमोस्ट एक से ज़्यादा पेज पे ये जो टेक्स्ट है वो हमारा आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसकी सेटिंग क्या क्या करनी होती है, कैसे हम पेज की सेटिंग करते हैं, उस सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हम पेज लेआउट पे जाएंगे, तो पेज लेआउट में सबसे पहले आता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है वही कि चारों तरफ जितना स्पेस आपने छोड़ा है कितना स्पेस आपको छोड़ना है। मार्जिन जितना ज़्यादा रहेगा टेक्स्ट जो उसमें लिखा होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ प्री डिफाइन है, जैसे 0.2 करेंगे तो देखो सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन हमारा जो पेज का था वो थोड़ा सा मार्जिन हमारा मतलब छोटा हुआ है, और बाकी जो 2 पेज का डेटा था वो अब एक पेज में आ गया है, और उसके बाद भी हमारा काफ़ी स्पेस इस पेज पे है। तो यही है मार्जिन की मार्जिन आपको कितना लेना है। आपको मैक्सिमम पेज का यूटिलाइज़ करना है तो मार्जिन कम से कम ही रखेंगे। नॉर्मली जो हम 0.5 रखते हैं, 0.5 में मतलब बहुत कम मार्जिन भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं होता। इसमें भी जो हमारा टेक्स्ट है वो एक सिंगल पेज पे आ गया है कम्प्लीटली, ठीक है, 0.5 का मार्जिन देने के बाद। तो यहाँ से आप मतलब डिफरेंट मार्जिन है वो आप मार्जिन आप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम मार्जिन आता है। कस्टम मार्जिन के अंदर जो मार्जिन है वो आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे टॉप या बॉटम से आपको ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है, या लेफ़्ट राइट से आपको कम छोड़ना है, या उसमें ज़्यादा छोड़ना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से मैन्युअली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना मार्जिन इसमें चाहिए। कम ज़्यादा अपनी तरफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है गटर, GUTTER। इसका मतलब क्या होता है, जो गटर ऑप्शन होता है ये बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है कि जब आप इसको बढ़ाते हैं, जैसे मैंने इसको 1 का कर लिया, ठीक है। अब 1 इंच जो हमने किया है, यहाँ आप रिव्यू में देख रहे होगे कि अलग से ये 1 इंच का स्पेस छूट गया। इसको जैसे ही आप ओके करते हो तो जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मतलब पेज के इस तरफ एक और हमारा स्पेस छूट जाएगा। ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है जब हम इस पेज की बाइंडिंग कराएंगे, ठीक है। जब आप पेज की बाइंडिंग कराते हैं, जैसे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने निकाल लिया और उसकी आपको बाइंडिंग करनी है, एक बुक बनाना है, आपको बुक टाइप का बनाना है, तो बाइंडिंग में भी कुछ पेज आपका छूट जाता है। तो नॉर्मली जब मार्जिन पे हम अपना प्रिंट आउट रेडी करते हैं, यानी कि जब हमने अपना टेक्स्ट हम लिखते हैं, उसके बाद जब आप उसका अगर आप ये करने लगते हैं कि उसके बाद अगर उसकी बाइंडिंग कराने लगते हैं, तो बहुत सारे
जो टेक्स्ट है वो बाइंडिंग के अंदर आ जाते हैं और हमें पेज में प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उसके लिए ही ये वाला हमारा ऑप्शन यूज़ होता है कि इसमें एक्स्ट्रा आपका स्पेस छूट जाएगा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि बाइंडिंग में फिर आपका टेक्स्ट हाइड नहीं होगा, उसमें आपको टेक्स्ट प्रॉपर दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन है कि पेज आपको प्रिंट आउट निकालना कैसे है। एक तो होता है ये पोजीशन जिसमें पेज हमारा लंबा है, यानी कि इसको हम कहते हैं कौन सा पोजीशन, पोर्ट्रेट पोजीशन। ठीक है, अगर आप उसी पेज को अगर आप चौड़ाई में लेते हैं तो उसको हम लैंडस्केप पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन बदल सकते हैं, ये लैंडस्केप हो गया, पोर्ट्रेट पोजीशन हो गया। लैंडस्केप पोजीशन में जो पेज आपका आएगा वो विड्थ वाइज आएगा। ठीक है, अब देखो विड्थ वाइज आ रहा है आपका पेज, और अगर आप लैंडस्केप करते हैं, ये पोर्ट्रेट करते हैं, तो आपका लेंथ वाइज आपका पेज आता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट कैसा है, आप किस टाइप का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई नोटिस निकालना चाहते हैं तो नोटिस हमेशा ज़्यादातर लैंडस्केप पे यूज़ होता है। ठीक है, आप कोई इनविटेशन कुछ आप प्रिंट निकालना चाहते हैं इनविटेशन टाइप का, तो वो भी आपका लैंडस्केप पेज ही होता है। और अगर नॉर्मल कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको लेटर है, आपका रिज्यूम है, या फिर आपको और कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है नॉर्मल डॉक्यूमेंट, तो वो पोर्ट्रेट में ही रहता है। हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पेजेस, यानी कि मल्टीपल पेजेस पे आपको अप्लाई करना है, मिरर मार्जिन देना है, 2 पेज पर शीट करना है या बुक फोल्ड करना है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे बुक फोल्ड करा तो बुक के हिसाब से ये 2 पेजेस एक साथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे गटअप पोजीशन क्या हो गया, देखो यहाँ पे इनसाइड में आ गया। ठीक है, या आउटसाइड देना है तो ये अलग एक आपका ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ हमें पेजेस का हम ये भी देख सकते हैं कि बुक की तरह अगर आपको बाइंडिंग करनी है तो आप बुक फोल्ड ले सकते हैं, मिरर मार्जिन लेते हैं, 2 पेज पर शीट करके ले सकते हैं। वो कोई भी आप सेटिंग जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आता है पेज का साइज़। साइज़ बहुत मैटर करता है कि आप किस पेज पे आपको प्रिंट आउट निकालना है। नॉर्मल जो प्रिंटिंग के लिए होता है वो A4 साइज़ का पेज होता है, तो आप यहाँ से सबसे पहले ही A4 साइज़ का पेज ले लो। जैसे पेज लेते ही मतलब कुछ आपके सेंटीमीटर का तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है पेज के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा साइज़ हमें वही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कुछ अलग साइज़ लिया और उसके बाद जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट का नॉर्मल जो पेपर होता है वो A4 साइज़ ही होता है। तो जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख रहा है और जो पेज आपका प्रिंटिंग में आएगा, दोनों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है। तो यहाँ से अगर आप एग्जैक्टली पेज लेते हैं जिस पेज पे प्रिंट आउट निकालना है, तो एग्जैक्ट जो आपको दिख रहा है, जो प्रीव्यू आपको दिख रहा है, वैसा ही प्रिंट निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉलम। कॉलम क्या यूज़ होता है, अच्छा एक बार हम साइज़ में और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे कस्टम साइज़ बहुत सारे मतलब डिफरेंट साइज़ प्री डिफाइंड साइज़ेस हैं। बाकी मोर पेपर साइज़ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका और पेपर साइज़ आ जाता है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि जो पेपर साइज़ यानी कि जिस पेपर पे आपको प्रिंट निकालना है वो पेपर नहीं है, तो आप उसके विड्थ और हाइट यहाँ मैनुअली भी डाल सकते हैं। जो मैनुअली डालेंगे फिर उसी साइज़ का जो है यहाँ पे पेज दिखेगा आपको। नेक्स्ट इसमें आता है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है कि आप जो भी आपके पास टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट को आपको कॉलम में चेंज करना है तो हम कॉलम में कैसे चेंज करेंगे। मुझे 2 कॉलम या 3 कॉलम में चाहिए, तो पहले से आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ही मतलब पेज के स्टार्टिंग में या फर्स्ट वर्ड पे आपका कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से आप कॉलम ले लेते हैं। जैसे मैंने 3 कॉलम ले लिया तो पूरा पेज देखो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। ठीक है, जो कंप्लीट पेज था या कंप्लीट टेक्स्ट था वो 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। और आपको लगता है कि नहीं मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, अब मैं इसको अंडू कर रही हूँ। मैंने कर दिया Ctrl Z
तो अब ये नॉर्मल उसी टेक्स्ट में आ गया। अब मुझे चाहिए सिर्फ ये 2 या 3, ये जो 3 पैराग्राफ्स हैं, ये वाले जो 4 पैराग्राफ्स हैं, मुझे सिर्फ इनको ही कॉलम में बदलना है। बाकी सारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल 1 लाइन में रहने देना है। तो अब मैंने ये वाला जो भी टेक्स्ट आपको कॉलम में चेंज करना है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम में जाएंगे। आपको डिपेंड करता है 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ़्ट या राइट करके जो भी आपको कॉलम चाहिए उस कॉलम में आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते ही देखो ये 3 कॉलम में आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो जितना हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ वही कॉलम में बदला है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और एक डिफरेंट तरीके से बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मेरा एंड ऑफ द टेक्स्ट यानी कि एंड ऑफ द पेज मेरा कर्सर है, मैंने एंटर किया और एंटर करते ही यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम इसके बाद हम कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया। अब ये पूरा पेज 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। ओके, आपको पूरा पेज अगर नहीं चाहिए 3 कॉलम में, मैं अंडू कर रही हूँ, यानी कि अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पहले हमारे एक पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट था, फिर हमने वो 4 पैराग्राफ को कॉलम में बदल दिया, फिर हमारा जो डेटा है वो मतलब सिंगल लाइन में चलता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी जहाँ मेरा कर्सर है मुझे इसके बाद से दोबारा से कॉलम में बदलना है। इसके बाद से ही पुराना जितना टेक्स्ट लिखा वो एज इट इज़ रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली कॉलम नहीं चूज़ करेंगे, हम मोर कॉलम्स में जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट करिए 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, जितने भी कॉलम आपको लेने हैं आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हर एक कॉलम की विड्थ आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अप्लाई टू देखिए, जो ये अप्लाई टू आता है, इस अप्लाई टू में इम्पॉर्टेंट है कि आपका कर्सर जहाँ से है उसके बाद से कॉलम में चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ठीक है, दिस सेक्शन करेंगे, जो सेक्शन लिखा हुआ है उस पर अप्लाई हो जाएगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे तो जहाँ कर्सर है उसके बाद से ये कॉलम्स अप्लाई होंगे, और होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही आपका कॉलम में बदल जाएगा। तो मैंने लिखा दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये हमने चूज़ करा और ओके कर दिया। ठीक है, ओके करते देखिए पुराना टेक्स्ट एज इट इज़ है, बट इसके बाद कॉलम बदल गए। कैसे, आप रूलर में देख सकते हो। ये देखो रूलर में ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है, अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने कुछ स्टार्ट करा लिखना, उसके बाद मुझे लिखना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि जब तक पहला कॉलम नहीं भरेगा, जब तक पहला कॉलम पूरा फिल नहीं होगा, तब तक कर्सर सेकंड कॉलम में नहीं आएगा। अब सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम भी हम लिखे जा रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली थर्ड कॉलम में जाना चाहूँ तो नहीं जा सकते। ठीक है, जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारा ये जो है टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। बट लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम थर्ड कॉलम में भी कैसे जा सकते हैं, मतलब कॉलम कैसे बदल सकते हैं, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगी। मैं पहले कुछ टेक्स्ट लिख लूँ, नेक्स्ट पेज आ जाए मेरा। देखिए, अब जब ये वाला पेज कंप्लीट हुआ तो अब हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ से तो देखो ये मेरा नेक्स्ट कॉलम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज का फर्स्ट कॉलम आ गया। अब मुझे यहीं से ही जो है सेकेंड कॉलम में जंप करना है, यानी कि अब मुझे पूरा कॉलम ये फिल नहीं करना। यहाँ से सेकेंड कॉलम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे 2 लाइन, फिर थर्ड कॉलम में 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद फिर मुझे सिंपल 1 लाइन में सारा स्टेटमेंट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो ब्रेक आता है ना कॉलम के बाद का नेक्स्ट ऑप्शन ब्रेक में नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक। ठीक है, कॉलम, ये कॉलम ब्रेक करता है। जैसे आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखो कर्सर अब हमारा कहाँ पहुँच गया, सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब मुझे इसके बाद थर्ड कॉलम में जाना है, यानी कि मुझे और नहीं लिखना सेकंड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में जाना है तो अगेन आपको ब्रेक में जाना है, और ब्रेक के बाद क्या करना है, कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद अब मुझे सिंगल लाइन में चाहिए।
यानी कि बस कॉलम में मेरा डेटा हो गया। अब इसके बाद मैं जो एंटर करके मतलब जो डेटा लाऊं वो मेरा एक लाइन में होना चाहिए, बट लेकिन जब आप एंटर करोगे तो वो उसी कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक कॉलम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमारा कॉलम में ही काम चल रहा है। तो अब मुझे सिंगल कॉलम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ से आप 1 चूज़ करेंगे और यहाँ से जो ये सेक्शन है यहाँ पे अगेन वही दिस पॉइंट फॉरवर्ड चूज़ करेंगे एंड ओके करेंगे। ओके करते ही अब देखिए, अब जो आपका डेटा है वो एक सिंगल लाइन में आएगा, यानी कि सिंगल कॉलम में हमारा डेटा आ गया। ठीक है, सबको कॉलम समझ में आया? यस मैम। हाँ, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ब्रेक करना, कॉलम से कॉलम चेंज करना, फिर सिंगल कॉलम में करना, ये सब समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, इसी पे ही बेस्ड मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी कॉलम पे बेस्ड। तो मैम, हाँ जी, नेक्स्ट सेक्शन है और बात समझा दीजिए ये नेक्स्ट सेक्शन वाला पॉइंट था। बताते हो। देखो नेक्स्ट सेक्शन वाला पॉइंट, यानी कि अब यहाँ पे हमारा एक सिंगल कॉलम है जिसमें हमारा डेटा है। मैं इस सिंगल कॉलम से अब एंटर करके मुझे अब कॉलम में बदलना है। तो पहले तो हम कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम्स 3 और यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड ये सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब हमारे 3 कॉलम्स में पेज डिवाइड हो गया। यहाँ से आप लिखना शुरू करिए। मुझे अब हो गया, अब मुझे कॉलम बदलना है। मुझे अब नेक्स्ट जो डेटा है वो नेक्स्ट कॉलम में चाहिए, तो हम यहाँ से ब्रेक में जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट आता है कॉलम ब्रेक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉलम में आ गया। ठीक है, अब मुझे फिर थर्ड कॉलम में लिखना है डेटा, तो अगेन ब्रेक में कॉलम ब्रेक करेंगे, फिर हमारा थर्ड में आ गया। तो इस तरह से हमने पूरा पेज हमने लिखने की ज़रूरत नहीं हुई, हमने 3 कॉलम के अंदर कुछ डेटा लिख दिया। फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब मुझे सिंगल लाइन में दोबारा से चाहिए, तो कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम्स, इसमें 1 सेलेक्ट करके यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ये अप्लाई टू इम्पॉर्टेंट है, इसको करेंगे तो उसी के बाद से अप्लाई होगा। ओके करते ही अब देखिए हमारा कर्सर स्टार्टिंग में आ गया और अब जो आप लिखेंगे वो हमारा एक सिंगल कॉलम में आ गया। ठीक है मानसी, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक्स में अभी हमने कॉलम ब्रेक देखा। ठीक है, पेज ब्रेक हम पहले भी देख चुके हैं कि पेज ब्रेक करेंगे तो एक नया पेज हमारा एंटर हो जाता है, जैसे कि इमेज में शो भी कर रहा है कि यहाँ से हमारा क्या है कि हम नया पेज, जैसे आप पेज ब्रेक करोगे एक न्यू पेज आ जाएगा। कॉलम से हमने नेक्स्ट कॉलम में गए। इसके बाद आता है रैपिंग। इस रैपिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि जैसे मुझे ये डेटा लिखा, इसके बाद मुझे कॉलम नहीं बदलना, मुझे इसी में ही बट नेक्स्ट लाइन में लिखना है। बट जो आपका कॉलम की बात कर रही हूँ मैं, पैराग्राफ की बात करती हूँ। जैसे मान लो अब मैं एंटर कर दूँ तो ये नया पैराग्राफ बन गया। ठीक है, जब भी हम एंटर करते हैं एक नया पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, एंटर करेंगे नया पैराग्राफ बन गया। लेकिन अब मुझे ना पैराग्राफ नहीं बदलना, मुझे पैराग्राफ सेम रखना है, बट यहाँ से अब मुझे डेटा नेक्स्ट लाइन में जाना है। जैसे आप एंटर करते हैं, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम लिख सकते हैं, एंटर कर करके लिख सकते हैं। ठीक है, बट जब भी आप एंटर कर करके लिखते हो तो ये अलग अलग पैराग्राफ काउंट होते हैं। ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये हमारी 5 लाइनें 6 लाइनें जो भी हैं, तो ये 6 लाइनें 6 पैराग्राफ की तरह काउंट होंगी। अब मुझे एक ही पैराग्राफ के अंदर मुझे अलग अलग लाइन में लिखना है, तो उसके लिए हमारा ब्रेक में जाकर टेक्स्ट रैपिंग यूज़ होता है। टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करो, देखो अगली लाइन पे कर्सर आ गया
अब आप लिखना शुरू करें, ठीक है। और इसके बाद दोबारा से मैं रैपिंग कर देती हूँ, टेक्स्ट रैपिंग, फिर यहाँ से आ गया, फिर ये लिखा जा रहा है। टेक्स्ट रैपिंग का शॉर्टकट भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ शॉर्टकट मेरे ख्याल में शो नहीं करेगा, वैसे नहीं, शॉर्टकट शो नहीं कर रहा है ये, तो मैं इसका शॉर्टकट आपको बता देती हूँ। शॉर्टकट होता है शिफ्ट एंटर। शिफ्ट के साथ जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये रैपिंग ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं शिफ्ट एंटर करती हूँ, सिंपल एंटर नहीं करती। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये अलग अलग लाइन में शो कर रहा है। ये सारा डेटा मैंने एंटर प्रेस करके लिखा था, तो ये हमारे 4 पैराग्राफ हो गए। बट ये जो भी लाइनें हैं ये मैंने रैपिंग का यूज़ करके किया है, तो ये है एक ही पैराग्राफ, ये अलग पैराग्राफ नहीं है, क्योंकि इसके बीच का स्पेसिंग आपको बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मान लो साइड में आपको इमेज लगानी है और इमेज लगा के यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो एग्ज़ाम्पल था स्पाइडरमैन वाला, इस तरह का जो असाइनमेंट दिया था मैंने आपको, उसमें भी सेम इसी तरह से आप रैपिंग का यूज़ करके भी लिख सकते हैं कि पूरी लाइन ना लिख के वो आधी आधी लाइनों करके एक पैराग्राफ में ही वो सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ एंटर। क्लियर है ये वाला भी? यस मैम। नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। तो सिंपल ये नेक्स्ट पेज आप करोगे तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस पे क्लिक करोगे तो देखो जैसे यहाँ पे आपका थंबनेल में भी दिखा रहा है कि उसी पेज पे यानी कि नेक्स्ट लाइन से नया सेक्शन बन जाएगा, एक न्यू सेक्शन इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये 2 पेज हैं इंपॉर्टेंट, यानी कि इवन पेज एंड ऑड पेज। इवन पेज एंड ऑड पेज जब आप इंसर्ट करते हैं तो देखो हमने पहले एक ऑप्शन किया था जिसमें हम पेज के अंदर पेज नंबर इंसर्ट कर रहे थे, जो पेज नंबर इंसर्ट कर रहा था। इवन पेज के अंदर क्या होता है कि इसमें एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा कैसा पेज नंबर इंसर्ट करता है, इवन नंबर का। जैसे यहाँ थंबनेल में दिखा रहा है 2 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है 4, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, यानी कि ये हमेशा जो नया पेज इंसर्ट करेगा अगर आप उसके अंदर पेज नंबर डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इवन नंबर्स के ही पेज इंसर्ट करता है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से इंसर्ट करेगा। और जब हम ऑड पेज इंसर्ट करेंगे, जैसे ऑड पेज पे मैंने क्लिक करा तो क्लिक करते देखो एक नया पेज इंसर्ट हो गया, बट हमें नहीं पता है कि ये नया पेज क्या है, कौन सा है, ठीक है। यहाँ से हम एक न्यू पेज दोबारा से हम ऑड पेज ले लेते हैं एक और, ठीक है। ऑड पेज आया तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो 7 पेज, ठीक है। तो ये 7th पेज है। इससे मैं जस्ट ऊपर पार वाले पेज पे जा रही हूँ तो ये कौन सा पेज दिखा रहा है 5th पेज, यानी कि ऑलरेडी ये ऑड नंबर के पेज इंसर्ट करेगा, ठीक है। पेज नंबर में डाल के मैं इंसर्ट करके भी आपको बता देती हूँ। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पेज नंबर मैंने कर दिया टॉप ऑफ द पेज, सेंटर में ले लेते हैं। तो अब देखो क्लोज कर दो हेडर फाइल, ये देखो ये 5th नंबर पेज है, इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो देखो 7th नंबर का पेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेजेस इंसर्ट होते हैं इवन ऑड में वो इवन नंबर के होंगे, ऑड में जाओगे तो ऑड नंबर के पेजेस इंसर्ट होंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस ही चलता रहेगा, मतलब नया पेज इंसर्ट नहीं होगा, बस एंटर हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट पेज करेंगे तो नया पेज इंसर्ट हो जाता है इसमें भी, बट इसमें इवन ऑड का कोई नंबर नहीं है, मतलब जो भी नंबरिंग होगी उसके कंटिन्यूअस में ये न्यू पेज इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये ब्रेक्स क्लियर हो गए सबको? यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम जैसे पेज डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? पेज डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे 5th पेज को डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, इसका ये है कि यहाँ पे आपने कर्सर रखा 5th पेज के स्टार्टिंग में, कर्सर कहाँ गया, जैसे यहाँ कर्सर रखा हमने और इसको एंटर करके मतलब बैक स्पेस करेंगे तो ये अभी जैसे डिलीट नहीं हुआ है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमारा कर्सर होता है यानी कि 4th पेज के लास्ट में हमारा कर्सर है, यहाँ से हम डिलीट प्रेस करते जाएंगे यानी कि स्पेसेस डिलीट करते जाएंगे। तो स्पेसेस डिलीट करते करते वो पेज भी डिलीट कर देगा। अब ध्यान देना, मैं डिलीट बटन प्रेस कर रही हूँ। एक बार करते ही देखो सारा डेटा जो है, नहीं 5th पेज पे क्यों आ गया, 4th पेज का है ना, ये देखो अब मैंने डिलीट बटन प्रेस करा तो 7th पेज पे आया डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ से ऊपर हम जाते हैं तो देखो ये 6th पेज, एक सेकेंड, 5th पेज, ये एक्चुअली ना कॉलम की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। मैम हो गया मेरे उसमें, हो गया ना, बस डिलीट करते जाओगे। मैंने कॉलम इंसर्ट कर रखे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, वरना वो डिलीट करोगे यस मैम हो गया। या बैक स्पेस करोगे तो पेजेस भी डिलीट हो जाएंगे। हाँ, इसके अलावा देखो ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं एक मिनट ये सारा डिलीट कर देती हूँ, मेरा कॉलम सारा डिलीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो अब ये पेज नंबर 1 है, मैंने कंट्रोल एंटर करा, नेक्स्ट पेज आ गया, पेज नंबर 2, कंट्रोल एंटर, पेज नंबर 3, मतलब मैं मल्टीपल पेजेस इंसर्ट करके फिर डिलीट करना बताती हूँ आपको। फिर हमने क्या ना पेज नंबर 4, अब मेरे पास 4 पेजेस हैं, तो 4 पेजेस में हम क्या करेंगे, मुझे ये 4th पेज डिलीट करना है। तो इसके स्टार्टिंग में जो कर्सर है यहाँ पे रखा है और इसका डिलीट करते जाएं, मतलब बैक स्पेस प्रेस करते हैं। बैक स्पेस जैसे ही प्रेस करा तो देखो अब मेरा ये पेज नंबर 3 है, बट पेज नंबर 4 चला गया, डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर आप कॉर्नर पे देखोगे तो 3 of 3, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, आप बैक स्पेस प्रेस करो, ठीक है, एक बार 2 बार प्रेस करोगे तो देखो तीसरे नंबर का पेज भी चला गया। अब हमारा सिर्फ 2nd पेज रह गया। जैसे हम एंटर करके पेज इंसर्ट करते हैं उसी तरह बैक स्पेस करके हम पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा बस एक सिंगल पेज रह गया, मैंने इसे बैक स्पेस प्रेस करा, डिलीट हो गया सारा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ को यानी कि जितना भी हमारा डेटा लिखा हुआ है सिलेक्ट करके यहाँ से लाइन नंबर नन है, यहाँ कंटिन्यूस कर देते हैं। जैसे कंटिन्यूस करेंगे तो कंटिन्यूस के अंदर यानी कि जितनी लाइनें हैं, मतलब जिसमें डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ वो लाइनें हमारी ये काउंट करके बताता है, यानी कि नंबर्स आ जाते हैं उसमें। रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, इसको ओके करेंगे तो इसमें क्या होता है, जब भी नया पेज होगा तो नए पेज पे हमारा नया रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नंबरिंग। रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तो जब भी हमारा नया सेक्शन का मतलब होता है कि जब जैसे ये पैराग्राफ आपने कंप्लीट करा, इसके बाद मैं दोबारा से कुछ डेटा लिख रही हूँ, ठीक है, और इसके बाद कुछ और डेटा लिख रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये कंटिन्यूअस चल रहा है, सेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। कंटिन्यूअस रीस्टार्ट दिस सेक्शन, इसमें हमें ना सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा तो ये सेक्शन से नया लेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखती हूँ 9th वाले पे और यहाँ से ब्रेक में जाकर आप यहाँ से ब्रेक कर दो कंटिन्यूअस करके। देखो जैसे कंटिन्यूअस करा तो यहाँ से मतलब ये एक नया सेक्शन बन गया। तो नया सेक्शन बनते ही ये जो नंबरिंग थी वो फिर से रीस्टार्ट हो गई, 1 to 9 अलग, फिर दोबारा से 1 से अलग। तो ये बेसिकली नंबरिंग देने के लिए है। नन करोगे तो सब में हट जाएगा, ठीक है। इसका वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है जो अगर हम इसको बात करें तो नंबरिंग का, क्योंकि लाइन नंबर हम नॉर्मली ऐसे काउंट करते नहीं हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन का मतलब क्या होता है?
आपने पहले जब आपने मतलब स्कूल में बुक्स पढ़ी थी तो इंग्लिश की बुक्स में या साइंस की बुक्स में बहुत ज़्यादा इसका एग्जांपल देखा होगा हाइफनेशन का, कि जैसे लाइन हम लिख रहे हैं तो लिखते लिखते हमारा एंड ऑफ द लाइन एक बड़ा वर्ड आ गया, तो बड़ा वर्ड आ गया तो हम क्या करते थे, आधा वर्ड ऊपर लिखते हैं और एक हाइफन का साइन करके बाकी आधा वर्ड हम नीचे लिख देते थे। ये हम नॉर्मली कॉपीज़ में भी लिखते थे, हमारी राइटिंग भी ऐसी ही होती थी, हम इस तरह से लिखा करते थे। है सबके माइंड में कुछ ऐसा एग्जाम्पल? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे हाइफनेशन भी इसी के लिए ही यूज़ होता है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखिए कि फिट योर डॉक्यूमेंट, फिट इन योर डॉक्यूमेंट, तो जैसे आपने लिखा है तो पूरा वर्ड या तो नीचे आएगा या पूरा वर्ड ऊपर आएगा, बीच में नहीं आएगा। बट अगर आपको हाइफनेशन आप इसमें ऑटोमेटिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक करते ही देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो हैं हाफ ऑफ करके आ गए। एग्जाम्पल ये वाला, जैसे इन द एम्बेड, अब एम्बेड लिखा है तो ई एम ऊपर आ गया, बेड नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉक्स डिज़ाइन, तो बॉक्स हो गया, डिज़ाइन का डी ई, साइन नीचे आ गया, ठीक है। चेक इन, यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट का आई एन ऊपर है और एस ई आर नीचे है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइफनेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको हाइफनेशन ऑटोमेटिक रखना है ऑटोमेटिक रखिए, मैनुअल रखना है तो मैनुअल रखिए। मैनुअल में मतलब जब आप लिखना चाहेंगे तभी वो हाइफनेट करेगा, अदरवाइज़ हाइफनेट नहीं करेगा। ये आपके अपने विश के ऊपर डिपेंड करता है। मैनुअल अगर आप रखते हैं तो हाइफनेशन करना। हाइफनेशन में जब आप इसकी सेटिंग में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हाइफनेट डॉक्यूमेंट एंड हाइफनेट वर्ड इन कैप्स, अगर कैप्स में करना है तो कैप्स में कर सकते हैं। वर्ड कंसिक्यूटिव हाइफनेशन नो लिमिट, यानी कि अगर आप लिमिट रखना चाहते हैं तो लिमिट भी रख सकते हैं, बाकी यहाँ पे नो लिमिट है तो पूरे में चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम हाइफनेशन कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है इंडेंटेशन। ये पैराग्राफ के कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं कि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंटिंग आपकी कैसी होगी, उसमें हम पैराग्राफ का कुछ इंडेंटेशन अगर आपको रखना है, आपको स्पेसिंग देनी है तो आप वो सेटिंग कुछ इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ पे कर्सर रखा है, जस्ट कर्सर रखा है और यहाँ इंडेंटेशन आप इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ से 5 जो है इंचेस का 0.5 इंचेस का इंडेंटेशन आ गया। आपको राइट से भी इंडेंटेशन रखना है तो राइट से भी यहाँ पे इंडेंटेशन अप्लाई हो गया। तो ये पर्टिकुलर उसी पैराग्राफ पे अप्लाई होगा जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर है या जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रिंटिंग में कुछ ऐसा आएगा। इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में यानी कि जो सेकंड पैराग्राफ है, मैंने सिर्फ कर्सर रखा है, यहाँ स्पेसिंग है बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस आएगा। जैसे अब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ से पहले स्पेसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब मैं कम कर रही हूँ तो कम होगा, या आफ्टर करेंगे तो आफ्टर में स्पेस करोगे तो इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है उससे स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ और बाद वाले पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। प्रिंट में भी एज इट इज़ ऐसा ही प्रिंट आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है ये पोजीशन है, रैपिंग है, ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग बैकवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है। ये जितने भी ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस आपके ऑब्जेक्ट के साथ अप्लाई होंगे। जैसे इस पेज पे तो जस्ट हमने टेक्स्ट लिखा है, अगर हम इस पेज पे कोई ऑब्जेक्ट भी अप्लाई कर दें तो उस ऑब्जेक्ट के साथ हम ये सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ से आप पेज लेआउट पे जाओ, पेज लेआउट में जाके देखिए ये पोजीशन आ गई कि आप इसकी पोजीशन कहाँ रखना चाहते हैं, किधर रखना चाहते हैं, तो आप वैसे ही पोजीशन आप रख सकते हैं, ठीक है। रैपिंग अगर आपको करनी है, ये हम पहले ऑप्शन सारे देख चुके हैं तो वही ऑप्शंस यहाँ अप्लाई हो रहे हैं।
सिलेक्शन पेन के अंदर आपने क्या सिलेक्ट करा हुआ है, अभी जस्ट हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आ जाता है। अलाइनमेंट यानी कि अगर ऐसे ऑब्जेक्ट मल्टीपल हैं, आपने एक से ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रखे मतलब इंसर्ट करे हुए हैं, तो उनकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं, ये वाले सारे ऑप्शंस अरेंज वाले, ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने इंडेंटेशन, स्पेसिंग और ये सारे ऑप्शंस हमने देखे। सबको समझ में आ गए, ये वाला क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम।